environmental forces. So environment mean opportunities, threats, strength and weaknesses. उसको देखते हुए हम फिर अपनी पोजीशन को फाइंड करते हैं कि हमने मुकाबला कैसे करना है, और उसके लिए फिर वी आर मेकिंग अ स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी नेचुरली नेवर बी अ शॉर्ट टर्म वन लाइफ. So last time I have mentioned basically strategic management की जो phases हैं, stages हैं, these are 4 type, or I have mentioned there are it may be a 3 type, three stages, but anyhow I think environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation and strategy evaluation and control is used. Like okay, अच्छा अभी आप देखिएगा, this is another book definition is there, the art and science of formulating, implementing and evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its objectives. यू में से मिशन, यू में से गोल, यहाँ अभी हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इसमें माय डियर 3 बातें ज्यादा अहम हैं. पहली तो बात है वी शुड स्टडी कि ये फील्ड जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस है. ये ऑफ व्हाट? 3 बातें. बात वही है जो लास्ट टाइम हमने, जो इससे पहले अर्लियर जो स्लाइड पे हमने बात की कि फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग और इवेल्यूएटिंग. ठीक है, और उस बुक ने हमें अलग तौर पे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की बात कर दी. तो ये फॉर्मुलेटिंग के अंदर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग भी शामिल हो जाती है. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस. डू यू एग्री डियर स्टूडेंट्स? ये क्या चीज़ है साइंस एंड आर्ट, और हाउ यू सेटिस्फाई समवन कि ये साइंस है या आर्ट है, ये कैसे है? जी सर, बेसिकली ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम लॉन्ग टर्म कंपेटिटिव एडवांटेज या अपना ऑब्जेक्टिव जो है लॉन्ग टर्म में अचीव कर सकते हैं. बेटा, आई एम इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज साइंस एंड आर्ट. Sir, it means कि we apply logic as well as skill. So skill. बेटा थोड़ा सा आवाज जरा क्लियर नहीं आ रही प्लीज. सर मैं कह रही हूँ कि it means कि we apply logic as well as skill. So when we talk about art, what we mean is कि हम skill apply करते हैं. When we say science, we mean कि हम logic apply करते हैं. जब हम अप्लाई करेंगे वो साइंस है. Something logical. Logic and logic. नहीं बेटा, आर्ट क्या है, साइंस क्या है, आर्ट क्या है, पहले ये बताइएगा. सर स्किल, हम अपनी स्किल अप्लाई करें, दैट्स आर्ट. कि हम कैसे हम अपनी स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई करें. एवरीवन हैज डिफरेंट स्किल सेट, राइट? एंड साइंस कि हम लॉजिकली कैसे काम करें. सो लॉजिक एंड स्किल बेसिकली. ओके फाइन. हु इज टॉकिंग? Uzma from Karachi. Karachi. Okay, thank you Uzma. The very right you have said. Science is anything which is based upon established theories, rules, regulation, procedures, और जो टेस्टेड वेरीफाइड होते हैं और जो टेस्टेबल चीज होती है वो साइंस है. लिहाजा once we are talking about strategic management, so we are talking about science. Mean there are theories, there are rules and regulations, because you will ask me what is strategy and what is policies. So there are some the theoretical differences there which I am supposed to tell, and that the difference the people have concluded on the basis of certain established criteria. So anything which is based upon established criteria is a science. So that's why we may say strategic management is a science. Now once that science on the basis of science, जब हम किसी चीज को अप्लाई कर लेते हो तो my dear वो क्या चीज हो जाती है? आर्ट. So I'm sure, like let's say you are a strategist, you are sitting at the top level, at the corporate level, and you are making strategies for your company. तो नेचुरली वो स्ट्रैटेजीज बना के जो आप अपने गोल को अचीव करते हैं, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड आर्ट. अब नेस्ले वाले जो स्ट्रैटेजीज उनकी जो टॉप मैनेजमेंट बनाती हैं, और वो लोग जो बना रहे हैं और बना के अपनी कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स को, मिशन को अचीव कर रहे हैं, ये उनकी क्या बन गई? आर्ट. तो लिहाजा मैं समझता हूँ यहाँ पे भी पहले साइंस का वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए. दुनिया में पहले चीज साइंस होती है, फिर वंस यू कैन अप्लाई. कल भी हमने बात की थी कि नॉलेज एंड स्किल के हवाले से. तो मेरा ख्याल है ये आपका नॉलेज है और ये एप्लीकेशन है.
जो चीज एप्लीकेशन पे चली जाती है वो आर्ट है. दैट्स व्हाई यू आर सपोज टू से strategic management is a science and art of formulating mean making strategies, then implementing strategies, और फिर हम उनको evaluation की तरफ लेकर जाते. अच्छा, अब देखिए यहाँ पे they have said cross functional decisions that enable. Now again question is that what does it mean by cross functional decisions? Please, I am interested to know from you people, please. सर कल भी आपने बात की थी कि मिशन जी की. जी प्लीज. जी 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 जेंटलमैन बात कीजिएगा. एक्सक्यूज मी. कल भी आपने बात की थी मिशन की. तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो डिसीजन करेंगे बात वो करें इस बेटा. तरह हम उनके डिसीजन करेंगे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो मिशन अचीव हो जाए. हेलो जी जी प्लीज प्लीज. सर, क्रॉस फंक्शनल डिसीजन से मुराद ऐसा है कि डिफरेंट जो फंक्शंस हैं डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो डिसीजन हैं वो इस तरह हम करें कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है जो मिशन है हम वो अचीव कर लें. आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही. प्लीज. हेलो. सर आवाज आ रही है आपको? अब आइए, दोबारा बताइएगा प्लीज. सर मैं कह रहा हूं कि क्रॉस फंक्शनल डिसीजन से मुराद है कि हाँ कल आपने बात की थी कि मिशन होता है विजन होता है. तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और जो फंक्शंस हैं उनके डिसीजंस हम इस तरीके से करें कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो गोल है जो मिशन है वो अचीव हो जाए. वंडरफुल वंडरफुल जेंटलमैन. योर नेम, मे आई नो योर नेम प्लीज? सर अजीम फ्रॉम लाहौर. अजीम. अजीम, वेल डन. एग्जैक्ट क्लियर कॉन्सेप्ट लाइक. ओके, देखिए बात यह है कि इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए क्रॉस फंक्शनल डिसीजन, चूंकि जब स्ट्रैटेजीज बनानी है तो हमारे क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटीज कौन सी हैं? फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर है, प्रोडक्शन है, ऑपरेशंस हैं, प्रोक्योरमेंट है. अब हमने जो स्ट्रैटेजी बनानी है, नेचुरली इन तमाम बेसिस के ऊपर स्ट्रैटेजीज वुड बी डिजाइंड एंड डेवलप. सो दैट्स व्हाई आई डोंट मीन कि स्ट्रैटेजी कोई आइसोलेशन में नहीं बनती. आपको अपनी पोटेंशियलिटीज का पता होगा. मार्केटिंग की स्ट्रेंथ क्या है, फाइनेंस की स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, एचआर में आप क्या हैं, आप प्रोडक्शन में क्या हैं, डिजाइनिंग में क्या है, क्वालिटी के, ये इन तमाम को बेस बना के देन you are supposed to design. So that's why we are talking cross functional decisions. और ultimately purpose क्या है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं. तो माय डियर, सिंपली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए 3 वर्ड इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग, इवैल्यूएशन. ठीक है जी. सो FIE, बस सिंपल. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग. लाइक I hope so. The concept is clear. आगे चले हम जी, please. जी सर. Now, my dear, we just have to talk characteristics of strategic management. मतलब इसके attributes क्या हैं? These are 6 bullets have been given. पहली तो बात है कि once we talk about strategic management, my dear, top management involvement is essential. ये इसका पहला characteristics है. Number 2, requirement of large amount of resources. कभी भी आप मिनिमम थोड़े से रिसोर्सेस, स्मॉल रिसोर्सेस की बेसिस के ऊपर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं कर सकते. इसीलिए माय डियर, की बात कर रहे हैं. सॉरी, इसीलिए हम जो स्मॉल बिजनेसेस के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं होती. इट्स अ जॉब ऑफ द ह्यूज बिग कंपनीज लाइक ओके अफेक्ट द फर्म्स लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी. और नेचुरली इससे आपकी जो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं. फ्यूचर ओरिएंटेड है, मल्टी फंक्शनल है, मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेस और नॉन सेल्फ जनरेटिव डिसीजंस हैं. ठीक है जी. मतलब सेल्फ जनरेटिव का मतलब है कि आप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो नहीं होते, बल्कि ये डिसीजन लेने पड़ते हैं. यू आर इंटेंडेड, यू आर डेलिबरेटली टॉकिंग अबाउट कि जी हमने क्या करना है. मैं फॉर एग्जांपल, योर कंपनी हैव टू डिसाइड वेदर हमने ग्रोथ की तरफ जाना है. ग्रोथ कर भी करने के 2 तरीके हैं. देयर इज इंटरनल ग्रोथ, देयर इज एक्सटर्नल ग्रोथ, विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक.
तो अगर आप इंटरनल ग्रोथ में करना चाहते हैं तो फिर आप अंदर से अपनी कैपेसिटीज को बेहतर करते हो। अगर आप एक्सटर्नल ग्रोथ की तरफ जाना है तो फिर आप मर्जर्स एक्विजिशंस वगैरह करते हो। मीन के ये ऑटोमेटिकली चीजें नहीं होती, ये जनरेटिव नहीं है, ये नॉन जनरेटिव, सेल्फ नॉन जनरेटिव डिसीजंस हैं which are intended and deliberately have to be taken by the company's line. So my dear, you need a huge volume resources, a top management involvement, multifunctionals हैं, non self-generative decisions, future oriented. These are the basic characteristics, attributes associated with the strategic management. Okay, any question over this? नो सर। माय डियर, ये एक मॉडल, कल भी हमने एक मॉडल दिखाया था, ये फ्रेड ने एक मॉडल शो किया है। मैं जस्ट आप लोगों के इस माइंडसेट को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये वो आई मीन लाइक स्ट्रेटजीज के हवाले के साथ यहाँ पे आई मीन लाइक 1, ये 2, 3, 4, 5 यहाँ तक ये आपका एरिया स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का है। ये दो जो बॉक्सेस हैं ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के, और लास्ट वन दैट इज। अच्छा, आप देखिएगा जरा इसको थोड़ा सा, अगर आप देखते हैं तो माय डियर, व्हाट इज गोइंग टू बी सी दिस वन। तो देखा, सबसे पहले इट स्टार्टेड फ्रॉम डेवलप विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, then we do need to perform external audit or perform internal audit. Please don't be try to confuse yourself. This is not a audit जो आप लोग ऑडिट पढ़ रहे होते हैं, तो ये कंपनीज के ऑडिट की बात नहीं है, ये इन्वायरमेंट का ऑडिट है। मीन वी हैव टू एनवायरमेंटल स्कैनिंग, या इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इन अदर सेंस। तो एक्सटर्नल में वी आर गोइंग टू सी पेस्टल इंडस्ट्री एनालिसिस, सो सोसाइटियल, आई मीन लाइक जस्ट टू फाइंड व्हाट आर दी opportunities and what are the threats last time and many time मैं इसको रिपीट करूंगा। ये परफॉर्म इंटरनल ऑडिट है, आप अपनी कंपनीज के अंदर से देखते हो what we are, what are our resources, what is our culture, what are our structure, what type of system, chain of command, span of control, ये हमारे कैसे हैं। फिर देखा आप इसकी बेसिस के ऊपर यू आर एस्टैब्लिशिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। अब मैं अभी हम इस बहस में नहीं जाना चाहते, आप गोल का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप ये ऑब्जेक्टिव कह लें, लेकिन देखें ये ऑब्जेक्टिव आपने यहां से डिराइव कर रहे हैं, इसकी बेसिस के ऊपर और इसकी बेसिस के ऊपर। दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग एंड रीइटरेटिंग मैनी टाइम, लेडीज जेंटलमैन, एनी स्ट्रेटजी विदाउट मिशन, विदाउट विजन एंड विदाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज एन इंटरनल स्कैनिंग के ये पॉसिबल नहीं हो सकता। वंस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैव बीन सेट, अब आइए जनरेट, इवेल्युएट एंड सिलेक्ट, यहाँ 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। फिर आप स्ट्रेटजी जनरेट पहले करते हो और उनमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, और फिर उनको इवेल्युएट करते हैं, इवेल्यूएशन में से जो बेस्ट होती है उसको आप सिलेक्ट कर लेते हो। और माय डियर, यहाँ तक आपका ये फेज कौन सा फॉल करेगा, वो जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की, अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि दिस इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले गए, और उसमें हमें इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज, मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं। मसलन इश्यूज सुन लीजिएगा कि आप ऑटोमेशन चाहते हैं नई स्ट्रैटेजीज के लिए, तो माय डियर आपकी कंपनीज के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनमें मुखालफत स्टार्ट हो गई और यूनियन ने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया, लोगों को खतरा पैदा हुआ कि हमें निकाल दिया जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर नॉट कोऑपरेटिंग। नाउ दिस इज अ इशू, that's why you have to tackle. Unless until this issue is not tackled, your strategy would not be executed properly. So that's why ये है आपकी implementation में। और plus implement strategies, marketing, finance, accounting, R&D and MIS। अब देखें, आपने कल भी मैंने कहा था कि implementation किस तरह होती है, तो my dear arrangement of resources है, acquiring resources, marketing में जो काम करने आप शुरू कर देंगे, finance में जो फंडिंग लेनी है और जिस तरीके से जो कुछ होना है, यू विल बी स्टार्टिंग अकाउंटिंग, R&D एंड MIS इश्यूज, लाइक वो जो भी इश्यूज हैं और उसके अंदर जो डेवलपमेंट है, उसके सिस्टम जो मेकिंग है, वो जब आप करेंगे तो नेचुरली यू आर अरेंजिंग योर रिसोर्सेज एंड पिन योर स्ट्रैटेजी व्हिच वाज डिसाइडेड नाउ इज एंटरिंग इनटू द implementing stage. Once this is being, और जैसे स्ट्रैटेजी आपकी इम्प्लीमेंट होती है, नाउ measure and evaluate, साथ ही परफॉर्मेंस को आप इवेल्यूएशन कर देते हो। और परफॉर्मेंस का मैंने लास्ट टाइम भी बताया है कि इवेल्यूएशन मीन यू हैव टू मॉनिटर, you have to see कि whether the desired objectives are being achieved or not. So actual performance would be seen, it is compared with standard,
or the gap is fine, or once the gap is here, or if the gap is unwanted one, undesirable, so then you must have to take a corrective action. Finally, my dear, we have established this thing that our strategic management having a 3 stages. This may be 4 phases. Don't worry about this one. So may I call to Mr. Azim? Azim, clear होगी बात और हमें मेरा ख्याल है comprehensively we got the understanding कि strategic management क्या चीज़ है. जी सर, क्लियर हो गई है. ये कल भी आपने यही बात की थी चॉइसेस की, वो भी इसके अंदर आगे के पहले सिलेक्ट करते हैं और फिर इवैल्यूएट करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. ये आपने वही कल वाली बात रिपीट कर दिया सर. जी जी, कल भी वही मॉडल सिर्फ ये हुआ. हाँ जी, हम सिर्फ ये है कि हमने एक और मॉडल से प्रूव कर दिया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या चीज. इट मीन आप लोगों ने रिपीट करना है बार बार, किसी भी जगह बैठे हो डिस्कशन करें. समवन आस्क यू व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टेल देम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएशन. और इफ यू गोइंग समवन आस्क यू कि जी जनाब फॉर्मुलेशन में इन्वायरमेंट स्कैनिंग कहाँ है, तो आप वो अलग भी कह सकते हैं या उसका हिस्सा भी बना सकते हैं. दिस इज मॉडल जो हमने अभी डिस्कस किया है. ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक फ्रेड की बुक है, ये वहां से हमने इस चीज को लिया है. अच्छा माय डियर, जी जी प्लीज, एनी क्वेश्चन. सर MIS इश्यूज बता सकते हैं सर आप? जी जी, MIS पहली तो बात है, हमें बेटा MIS को जानना होगा. आप जरा बताएंगे MIS क्या चीज है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. लेकिन अगेन व्हाट इज दिस वन, क्या होता है ये वैसे बाय द वे? सर इट बेसिकली कंप्राइज 2 डिपार्टमेंट्स, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर. ओके, नहीं वो MIS क्या चीज है वैसे? सर जो आपकी इंफॉर्मेशन के फ्लो को आसान बनाता है और सिक्योर बनाता है, वन डिपार्टमेंट टू अनदर. हाँ जी, असल में ये है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इसे यूं समझें कि योर कंपनी नीड डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिसीजंस. वेरी सिंपल. अच्छा, अब देखो इंफॉर्मेशन के लिए आपको पूरी कंपनीज के अंदर जिस तरह अदर डिपार्टमेंट है MIS भी क्रिएट करना होगा. The reason is that you need accounting information, you need finance information, you need marketing information, you need HR information, you need product information, you need operation information, you need even quality information, you need a procurement. Now, for example, at the moment, I think accounting पे आ जाएं, cost पे आ जाएं. आपकी accounting के अंदर आपको EOQ चाहिए, economic order quantity. So what is the position of your inventory at the moment? So naturally, my dear, database need to be created. Now, this is the job of the MIS people. अब MIS में database तैयार किया है चूंकि prompt information you need at the top level. ठीक है. अच्छा, वो जो टॉप लेवल के ऊपर आप उस इंफॉर्मेशन के लिए ये जो डिपार्टमेंट होता है, इसको हम नाम देते हैं MIS. और आजकल बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास डाटा की अवेलेबिलिटी on time, correct data is not available, I think your top management may not be able to make right decision. That's why this is one of the issues. अब issues के अंदर आपको MIS में डाटा और किस कैपेसिटी का, किस लेवल का और क्या चाहिए, तो माय डियर दैट इज, जैसे इवन आपने अभी वो सॉफ्टवेयर की बात की, आपको एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि आप उस बेसिस के ऊपर वो चीज़ें कर सकें. अदरवाइज सर्टेन ब्लॉकेजेस आर देयर, so certain hindrances are there, certain data may not be tackled by your company, so that's why you may not be able to compete well with your competitor, hence there is a problem comes. So that's why I think you need to tackle and to handle the MIS issues lying in your companies. Okay, okay, please. क्लियर है? जी सर. बेटा आवाज आनी चाहिए मुझे, मैं फिर आई एम जस्ट वेटिंग. मुझे ऐसे लगता है कि जैसे थिंग्स आर नॉट क्लियर. प्लीज आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे बताया करें कि यस, ओके, फाइन सर, फाइन सर. यस. उसकी वजह यह है कि मुझे आपने जितना बुलवाना है बोलिएगा, मैं आई एम रेडी. और जिस इशू के ऊपर बात करनी है आप कीजिएगा. आप कॉस्ट पे करेंगे, आप फाइनेंस पे करेंगे, आप अकाउंटिंग पे करेंगे, आप मार्केटिंग पे करेंगे, आप एनी सॉर्ट ऑफ थिंग. I'm ready to talk with you people, like, because I am a diversified person. Okay.
प्लीज। ठीक है सर, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। अच्छा, नाउ दैट यू आर विजुअलाइजिंग द स्लाइड, बेसिक एम इज आगे चल के हमने इसी को बात भी करनी। आज का मेरा टॉपिक रहेगा लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज की। तो यहाँ पे एक्चुअली लार्ज कंपनीज और एक आगे अगर आप देखेंगे तो ये एक स्मॉल कंपनी के हवाले के साथ, स्मॉल कंपनी का मतलब ऐसा है कि कंपनी जिसका एक ही बिजनेस हो। लार्ज मीन जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, मे हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस विद इन द कंपनी, number of different products, number of different like businesses, separate businesses are there. तो उस एमएनसी को या उस ग्रुप को, जैसे अभी मंशा ग्रुप की बात करेंगे तो मंशा ग्रुप में हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस उस ग्रुप के अंदर, तो हम उसके लिए हम बात करते हैं। तो माय डियर, उसमें आप लोग ये जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं फॉर द लार्ज कंपनी अगर आप देखें तो देयर आर 4 लेयर्स वुड बी देयर। First one is corporate level strategies at the very top, like आगे हम बात करेंगे। फिर अभी हम सिर्फ आपको ओरिएंटेशन देना चाह रहे हैं। डिविजनल लेवल स्ट्रैटेजीज, इसे SBUs लेवल भी हम बात करेंगे। ये फिर थर्ड लेवल इज अ फंक्शन लेवल, और द फोर्थ लेवल में बी ऑपरेशनल लेवल। प्लीज अगेन समटाइम, और कुछ बुक्स सिर्फ 3 लेवल लिखती हैं, कॉर्पोरेट, डिविजनल लेवल, फंक्शन लेवल, लेकिन कुछ बुक्स आपको ऑपरेशनल लेवल भी बताती हैं। तो लिहाजा एनी हाउ ये 4 लेवल एक स्मॉल लार्ज कंपनीज के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, तो कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल और ऑपरेशनल लेवल को आप लोग मद्देनजर रखिएगा। अभी हम इस पे आते हैं। एक स्मॉल कंपनी में चूंकि जो आपका जो बिजनेस लेवल है वो हेड ऑफिस जो होता है वही आपका कॉर्पोरेट लेवल है, वही कंपनी लेवल है, वही बिजनेस लेवल है, चूंकि आपके सेपरेट बिजनेसेस नहीं होते। तो माय डियर, वहां पे 3 लेवल्स वुड बी एग्जिस्टेड ऑफ द स्ट्रेटजीज, लाइक तो कंपनी लेवल स्ट्रेटजीज, देन फंक्शनल लेवल, जो कि दरमियान से वो जो SBUs थे, डिवीजन है, वो खत्म हो गए, वो नहीं होते इसमें क्योंकि छोटा बिजनेस है। और थर्ड वन इज ऑपरेशनल लेवल, लाइक सो पॉइंट इज दिस वन, एक स्मॉल बिजनेसेस के अंदर देयर माइट बी अ 3 लेवल, और एक लार्ज कंपनीज के अंदर देयर माइट बी अ 4 लेवल। डिफरेंस किसका है? SBUs का, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल। तो आई होप सो कि ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। तो अभी सिर्फ मैंने ये बताया कि लार्ज लेवल के ऊपर 4 लेयर्स वुड बी देयर, और स्मॉल कंपनीज के अंदर देयर वुड बी 3 लेयर्स आर लेवल वुड बी। क्लियर? जी सर। Yes, sir. थैंक यू। ये बेटा जी हमने लास्ट टाइम बेनिफिट्स की तो बात हमने कर ली थी, ये भी हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात की थी, और थ्योरीज की हम, मेरा ख्याल है ये भी बात हो चुकी थी। पॉपुलेशन इकोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, स्ट्रेटेजिक चॉइस पर्सपेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग थ्योरीज, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द मॉडल दैट्स जो हमने पहले अभी शो किया है, और ये आपकी विलन की जो बुक है ये उसका मॉडल है, और इसमें उन्होंने 4 एरियाज बताए थे। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट is what environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation, and evaluation and control is there. This model I already have discussed last Yes, time. sir. Again, this is the detailed model given by the Villan book, like, or my dear, that is the elements of strategic management, environmental। अच्छा, आप देखिएगा जरा, ये एक आपको चीज मिलेगी, ये मॉडल अगेन जरा गौर से देखिएगा माय डियर। ये देखें, ये आपका कंपनी, ये जो ब्लूइश है, सॉरी आई मीन लाइक पिंकिश कलर में है, ये आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट, और दैट इज स्ट्रक्चर, कल्चर, रिसोर्सेज। इसके ऊपर ये टास्क इन्वायरमेंट है। मैंने बताया था टास्क So इन्वायरमेंट इज it योर directly इंडस्ट्री impacts the इन्वायरमेंट, fund. इट इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग टू द कंपनीज, लाइक Yes, sir. बेसिकली इसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और शेयर होल्डर, सप्लायर, एम्प्लॉइज, लेबर, कंपेटिटर, ट्रेड एसोसिएशन, एंड ये हैं। और इसके ऊपर ये सोसाइटियल एनवायरनमेंट है जिसमें इकोनॉमिक फोर्सेस, जिसको हम टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये हमारा पेस्टल है प्लीज।
और ये Yes, sir. नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट जो एज ए होल वी डू हैव, आई होप सो। ये जस्ट हमें इन चीज़ों की तो पता ये चला कि वो जो कल भी हमने बात की थी कि वी हैव इन्वायरमेंट नेचुरल, सो and there is a societal environment and there is a internal environment is there in which we have to operate it like. तो ये माय डियर जो हमने थोड़ा सा इसको इस सेंस में बताने की कोशिश की थी, ये वही चीज़ है जो हमने लास्ट टाइम इसको देखा था। और एक मिनट उमर, ज़रा इधर आइएगा। अच्छा जी, प्लीज़। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये प्लीज़, सॉरी, अच्छा जी, दिस इज व्हाट स्ट्रेटजी एलिमेंट, वही जो हमने बात की थी, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन, और then, ये हमारी स्ट्रेटजी के एलिमेंट में स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। अब देखिए, व्हाट इज फॉर्मुलेशन? द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स in light of organization strength and weaknesses. So my dear, again, ये थोड़ा सा वो चीज़ है, वही हमारी ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज होती है। कॉर्पोरेट लेवल के नीचे बिजनेस और बिजनेस के नीचे ये हमारी फंक्शन लेवल, ये जो हमने लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज की बात की, हायरार्की ऑफ स्ट्रैटेजीज। अब देखें, बात है इस बुक ने अगेन 3 लेवल्स बताने की कोशिश की है। हालांकि फंक्शनल के नीचे फिर क्या होगा, ऑपरेशनल लेवल भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आई थिंक इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। अब यहाँ एक बड़ी एक जो इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये ट्रिगरिंग इवेंट को आप लोग ज़रा ज़हन में रखिएगा। ट्रिगर, देखिए बात यह है कि ज़िंदगी में, इसको मैं जनरली, वैसे आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं, करते हैं, तो उसके पीछे मोटिवेशन होती है, और वो फैक्टर जो आपको स्टिमुलेट करते हैं माय डियर, वो ट्रिगरिंग इवेंट्स होते हैं। तो व्हाट इज ट्रिगरिंग इवेंट्स? समथिंग दैट एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर अ चेंज इन स्ट्रैटेजी एंड कैन इंक्लूड, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी में जो तब्दीली चाहते हैं, जो चेंज चाहते हैं, वो चेंज की जो वजह है वो ट्रिगरिंग इवेंट्स हैं। क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई यू हैव स्टार्टेड ACMA, why you have applied for a job, why you want to develop yourself. My dear, behind is always stimuli are there. Stimuli are the factors which is basically compelling you, which is dictating you, which is making you more involved कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो इसी हवाले से जो हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर एक टर्म है डिक्टेशन। डिक्टेशन क्या होती है कि जब आपका इन्वायरमेंट आपको सिग्नल देता है कि कुछ काम करो, अदरवाइज हम चेंज और डाई की बात होती है। तो एनी हाउ सच स्टिमुलस, जो चीज़ आपको एक्ट ऑफ स्टिमुलस होते हैं, वो हमारी चेंज की रीजंस होते हैं माय डियर। और वो आपका एक CEO भी हो सकता है, और वो एक्सटर्नल इंटरवेंशन। अब एक्सटर्नल इंटरवेंशन क्या है कि बाहर का इन्वायरमेंट आपको डिक्टेट कर रहा है कि काम करोगे। जिस तरह टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो चुकी है, अब आपने अगर अपने आप को चेंज ना किया, तो आई एम श्योर लाइक दैट्स व्हाई यू मे नॉट बी एबल टू गेट or to achieve your desired objective. So that's what I think performance gap is one time is reason कि जो आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जो आपको डिजायर्ड है उसके दरमियान गैप है, दैट्स वाई उसको अब बेहतर करने के लिए यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मीन के ये वो सिचुएशन है कि जिसके अंदर अब आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे, बल्कि आप डाई हो जाओगे, वरना अपने आप को सर्वाइव करने के लिए यू मस्ट हैव टू डू समथिंग डिफरेंट वन। तो व्हाट मेक्स अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, हमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्यों करने पड़ते हैं? तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन माय डियर इज मेकिंग फोकसेस ऑन द लॉन्ग रन फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी करैक्टरिस्टिक्स हमेशा क्या होंगे? ये रेयर होते हैं,
कॉन्सिक्वेंशल होते हैं और डायरेक्टिव होते हैं। मीन ये रेयर, ये बार बार नहीं होते, और जो काम भी करना होगा उसकी कुछ इम्पैक्ट होता है। और डायरेक्टिव का मतलब है कि आप जिस तरह आपका बिजनेस एक स्ट्रैटेजी बना रहा है तो ऊपर से डायरेक्शन आपको कहाँ से आती है, कॉर्पोरेट लेवल से। और इसी तरह जो व्हाट योर डिपार्टमेंट्स आर डूइंग, तो उसकी डायरेक्शन ऊपर से आती है, मीन बिजनेस लेवल। तो इट इज़ ए नेचर इज बेसिकली डायरेक्टिव इन नेचर्स लाइन। इज इट क्लियर? ये माय डियर जो मिनस्पर का मोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, एंटरप्रेन्योरियल, एडेप्टिव हैं, प्लानिंग, लॉजिकल, ये हम इंशाल्लाह आगे आपका टॉपिक आना है उसके अंदर हम बात करेंगे। ये अगेन एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का एक पूरा इन्होंने दिया है, और ये है इवेल्युएट करंट परफॉर्मेंस रिजल्ट है, एग्जामिन एंड इवेल्युएट करंट मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज, फिर हम रिव्यू करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और फिर हम थर्ड में स्कैनिंग असेसमेंट इन्वायरमेंट हम करते हैं, और स्कैन एंड असेसिंग इंटरनल इन्वायरमेंट, और फिर हम एनालाइज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट करते हैं, और इधर से इंटरनल करके हम माय डियर हम सिलेक्ट स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स, और फिर हम उसमें डिसाइड कर लेते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की एक बेस है, और ये भी हमारे पास उसी के आगे एक्सटेंशन है। और फिर हम रिव्यू करते हैं, रिव्यू एज नेसेसरी मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, फिर जनरेट एंड इवेल्युएट स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव, और फिर उनमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, रिकमेंड बेस्ट अल्टरनेटिव, और फिर इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। तो टेक्निकली ये एक डिटेल में हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जिस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं, ये उसका एक मॉडल था। ठीक है जी। तो फेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये भी हमने आगे चल के इसकी डिटेल में बहरहाल बात करनी है। तो सो फॉर वी आर एबल टू डिस्कस विद यू लाइक कि जी हमारे पास जो स्ट्रेटजीज हैं वो क्या हैं और किस तरीके के साथ हैं। तो बेसिक्स हमने नेचर आपको बताने की कोशिश की है। जी अब हम आज का जो हमारा फेज है उसके ऊपर हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले इफ यू स्टूडेंट्स लाइक और इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन प्लीज। सर वो जो आपने मिन्सबर्ग की वो जो थ्योरी थी 4 अभी, वो हम बाद में पढ़ेंगे? जी 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 जी, वो अभी हमने करनी है। हाँ जी, तो लेकिन अभी वो आप इससे पहले रिलेटेड बेसिक, नहीं है। मैंने वो जो मैंने रीड आउट किया अभी, इससे रिलेटेड नहीं है। वो जो कल आपने पढ़ाया था वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, नहीं उससे बेटा, रिलेटेड लगता है मुझे। नहीं नहीं नहीं, वो अभी वो टाइम वुड कम, हम उस पर अभी डिस्कशन करेंगे हम। ये दिस इज जस्ट लाइक ओरिएंटेशन मैंने आपको दी है कि जी आप इसमें ये चीज करेंगे आप, ठीक है? इज इट? हाँ जी, एनी क्वेश्चन जी सो फार एज वी हैव स्टडीड? नो सर। प्लीज कोई सवाल तो आना चाहिए। I'm expecting more from Lahore, Karachi, Islamabad, and more creative, innovative, and stunning questions from your side, because this is a nice opportunity that I have to interact with at Pakistan level at least. सर प्लीज कैरी ऑन। Azi, you are talking, Azi? This is जी your सर। voice? Azi? जी सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन इसका मतलब नहीं है। नो सर। उमर वो निकालो इस पे दूसरी स्लाइड का। ओके ओके, नाउ हम अब मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस my dear different level of strategies. You can see this slide again. The reddish arrow is basically showing corporate, then business. From business there is a function level and there is operational.
So it means that the cycle moves from reddish arrow, then business level, it is guided by functional, and functional guided by operational. इस सीक्वेंस को माइंड में रखिएगा प्लीज। और ये हमारी क्या है, ये लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज हैं, प्लीज कीप इन माइंड। एक होती है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज मुख्तलिफ हवालों के साथ, ठीक है, वो एक अलग चीज है। ये लेवल्स हैं, जब भी आपने लेवल्स की बात करनी है तो ये टॉप टू बॉटम जो हमारी लेयर्स हैं, तो पहले मैंने आपको को स्लाइड दिखा चुका हूँ, ये उसमें आएंगी और अभी भी आप इस चीज को ये देखेंगे। तो एनी हाउ दिस इज आवर टॉपिक नाउ माय डियर। द क्वेश्चन इज द स्ट्रेटजी जो है, अगर आप इन पिक्स को देखें तो यहाँ पे ये देखें, ये स्ट्रेटजी है, ये थिंक लिखा हुआ है, ये प्लान है, और ये क्या है, दैट इज मैनेज, ठीक है। तो या अच्छा, you know that for many companies a single strategy is not enough. There is a need for multiple strategies at different levels. So एक बात ये बात कि हम लोग शायद समझते हैं कि we might have a one strategy. This is not a story. There are different strategies. Even at the corporate level, they might be opting a different strategies. So strategies at the corporate, then a business, within a business, there might be a number of strategies would be there. Same at the function. So it means a multiple of strategies are opted by the companies. This is the message that you are supposed to keep in mind. Now, ये मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर स्ट्रैटेजीज, डिवीजनल लेवल, फंक्शनल लेवल और ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजीज। सो इसी को हमने आज थोड़ा सा इसको देखना है, और ये हमारी स्मॉल स्केल लेवल के ऊपर जो स्ट्रैटेजीज थी, दिस वन इज देयर, और ये 3 होती हैं। एक ह्यूज कंपनीज लेवल के ऊपर देयर आर 4 लेवल माइट बी देयर। नाउ दिस इज द strategic at different level. Empower the future. Empowering the future mean we have to make our future stronger. Now, for making future stronger, we do need a strategies. Strategies at the top, at the business level, and at the functional. Once that the sound, concrete strategies are made, so naturally it means you're grasping, and you are controlling your future. It means that your company may be able to get a competitive advantage in future. So, ladies and gentlemen, it means that strategies at the different level means you are empowering your employees, your companies, your resources, and in this sense, a company is able to get their objectives. Now, you know, this slide basically is what? ये building blocks आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, लाइक। तो ये वो जो मुख्तलिफ एक जो बिजनेसेस जो इंडिपेंडेंट एसबीयूज मिलके, ये बेसिकली तो एक कंपनी के अंदर कई एसबीयूज हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, और जिस तरह एक ग्रुप के अंदर कई टाइप की कंपनीज होती हैं, इट माइट बी हैविंग ए शुगर, इट माइट बी हैविंग इंडस्ट्री, बल्कि एक ही जो कंपनी के अंदर number of products might be there, just like as Nestle is making like milk, so Nestle is making water, mineral water, Nestle is making chocolates like a certain, so you know that फिर pets की products हैं उनकी, और food item उनकी वो बनाते हैं, तो you know they are not supposed to be driven by the same strategies. So anyhow, many companies are organized on the basis of operating divisions. In divisions, these divisions are known as strategic business unit or profit centers. Like, I would like to ask you, what is SBUs? सर, जिस तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक कंपनी का हो सकता है एसबीयू, जो सेल जनरेट करे, रेवेन्यू जनरेट करे फॉर द कंपनी। बेटा जी, वो अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ना, तो फिर वो तो थर्ड लेवल है ना जी, क्योंकि आपका फंक्शनल लेवल है। तो मार्केटिंग इज नॉट एसबीयूज माय डियर, HRM is not SBUs my dear, finance is not your SBUs my dear. The reason is that आप फिर भूल गए हैं आप इस बात को, क्योंकि वो तो फंक्शनल है। इस तरह हो सकता है जिस तरह ये हाइपर स्टार है या कारफोर है या पैकेजेस मॉल है, डिफरेंट मॉल्स हैं, उनकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं,
वो एक जो यूनिट, उस डिपार्टमेंटल स्टोर जो एक ब्रांच है, एक यूनिट है, वो प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है ग्रुप को, उसको हम कह सकते हैं एसबीयू। नहीं देखो, ये वो एग्जाम्पल तो आप दे कैश रहे हैं। जनरेटिंग यूनिट्स है ना। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप एग्जाम्पल दे रहे हो। बात यह है कि पहली तो बात अगेन, वो आइए जो आज की पहली डेफिनेशन मैंने साइंस और आर्ट की बात की, पहले तो साइंस पे आए ना। साइंस आपको थ्योरी बताएगी व्हाट इट इज लाइक, तो एसपी यूज हमें बताना पड़ेगा। माय क्वेश्चन इज दैट आप लोगों ने अब तक अपने सेंटर्स में the classes you people have taken, anybody have discussed regarding this concept, and do you have a correct sense of the meaning of the SPUs? If someone particularly marketing वाले लोग तो बहुत ज़्यादा इसको यूज करते हैं ना SPUs, or you know that I just would be giving you a reference law of the BCG matrix, because there is a star product, there is a question mark, there is a cash cow, there is a dog's products, like, so might be I am talking about, because these are the different products of the companies, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये हर जो products हैं वो separate हैं, SPUs है, लेकिन सवाल ये है कि again the question is that, so I need a response from Islamabad. Please, anybody would like to participate and to make it clear what is SPUs, please? सर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट। You are from Islamabad. नो सर, फ्रॉम लाहौर। The gentleman I'm talking, I do need some response from Islamabad, please. Anybody is there? Okay, now I do need a response from Karachi. I think Ma'am Uzma is sitting. Uzma, would you like to talk? Please. Please. ये तो अजीम आप ही नजर आ रहे हो हर जगह, अजीम 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 अजीम। वाकई आप अजीम हो? सर मैं क्योंकि आपको बड़ी केयरफुली लिसन कर रहा हूँ। नहीं, वो आप तो ये तो बाकी तो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं समझ आ रही कि वेयर द पीपल आर सिटिंग। ओके, लेक्चर मेरा बोरिंग है? सर लेक्चर बोरिंग की सर बात नहीं है, आई एम सीरियस विद माय दिस सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा यही पेपर रहता है, तो आई हैव टू पास दिस। नहीं मतलब एज अ फीडबैक, यू पीपल आर नॉट एंजॉयिंग माय लेक्चर, प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर इसको आप Please. डिफरेंट सेगमेंट्स कह सकते हैं जो कि खुद ही इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि खुद ही कैश यूज हैं। हाँ, नहीं सेगमेंट, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर लाहौर से सर। योर नेम प्लीज? सर उसामा गुलजार। उसामा। हाँ देखो उसामा, जी। आपने जब बात की ना कि ये डिफरेंट सेगमेंट तो अगेन है, लेकिन अगेन तो जो आपने सेगमेंट की बात की उसकी डेफिनेशन सुनिएगा। एक्चुअली जो एस्पेक्ट है जी ना, इसको लफ्जों को ब्रेक करो। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब है कि आप बिजनेस विद इन द कंपनी, अ सेपरेट ऑटोनोमस independent business which having its own strategies, its own product, its own customer, its separate competitors. तो जो बिजनेस सेपरेट स्ट्रेटजीज बनाता है, उसके सेपरेट कस्टमर है, उसकी सेपरेट प्रोडक्ट है, उसकी सेपरेट मार्केट है, तो लिहाजा उसको हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल देम, या तो डिवीजन्स की लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की बात करते हैं, एसपीयूज कहते हैं, या फिर यहाँ उन्होंने प्रॉफिट सेंटर की बात करते हैं। तो अब देखिए, कंपनीज माइट बी मेकिंग 10 डिफरेंट या 5 डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही, तो उन्होंने हर प्रोडक्ट के लिए, अब मैं उसकी एग्जांपल सपोज अगर करूं, आईसीआई की बात करें, तो आईसीआई इज नॉट जस्ट मेकिंग वन प्रोडक्ट, देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट। एंग्रो की बात करते हैं तो एंग्रो इज नॉट मेकिंग जस्ट लाइक वन प्रोडक्ट। सेम इज द केस विद नेस्ले, सेम इज द केस विद आईसीआई, सेम इज द केस विद यूनिलीवर। तो माय डियर, उन्होंने अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट को सेपरेट एसबीयूज बना दिए, लिहाजा हर एसबीयूज की मैनेजमेंट अपनी अपनी प्रोडक्ट, अपने अपने बिजनेस की सेपरेट स्ट्रेटजीज बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि उनके कस्टमर डिफरेंट है, प्रोडक्ट की नेचर डिफरेंट है, कंपेटिटर डिफरेंट है, लिहाजा उनकी स्ट्रेटजीज भी डिफरेंट होगी।
वो जो स्ट्रेटजीज उस लेवल के ऊपर आप बनाते हो माय डियर, उसको हम क्या नाम देते हैं? एसपीयूज। तो ये आंसरेबल सर, बट आंसरेबल टू टॉप मैनेजमेंट मीन आंसरेबल एट कॉर्पोरेट लेवल। माय डियर, मुझे अजीम साहब ये बताइएगा कि दुनिया में जब आपको कारोबार करेंगे तो बगैर आंसरेबल के तो नहीं होता ना। जब मैं आपको ऑटोनोमस कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बंदा कोई मादर पिदर आजाद होता है। फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी ना किसी मसले के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को आंसरेबल होती है, ठीक ऐसी है? है सर। तो दैट इज व्हाट आई थिंक, जो आपने बात की ना आंसरेबल टू, वो तो भी नेचुरली बात है, चूंकि कंपनी का एक सिस्टम है। तो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ ऑटोनोमस इस सेंस में किया गया है कि वो बिजनेस डिसीजन अपने करें भाई। उसकी वजह यह है कि दिस इज डिफिकल्ट वन। इफ वन कंपनी में हैव 10 डिफरेंट एरियाज और 10 डिफरेंट प्रोडक्ट, तो अब उनकी जो कॉर्पोरेट लेवल के जो लोग हैं वो तमाम के लिए एक ही स्ट्रैटेजीज नहीं बन सकती। दैट्स व्हाई आपने उनको ऑटोनॉमी दे दी। और ये जो ऑटोनोमस आपने बिजनेसेस विद इन द कंपनी बनाए हैं, आई एम इंटरेस्टेड कि आप लोग ये कल को कहना शुरू करें कि दीज आर कॉल्ड एसपीयूज। अब माय डियर लफ्ज इस्तेमाल किए सेगमेंट, जो उसामा गुलजार ने कहा था ना, सेगमेंट सेगमेंट कह देने से काफी नहीं होता माय डियर। आप ये कहिए कि एसपीयूज इज अ सेपरेट ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बिजनेस विद इन द कंपनी created in order to achieve some specific objective, because their product is different, their customers are different, their pricing are different, the markets are different one, and that's why they are supposed to make their separate strategies. Now such strategies which are made at this level, my dear, would be called division level strategies. That is called the business level strategies, and this is called strategic business unit, SBUs। SBUs ये आप लोगों के लफ्जों और मीनिंग में आने चाहिए, क्योंकि हमारे अफसोस ये होता है कि मेजॉरिटी लोग पढ़ लेते हैं, मार्केटिंग पढ़ ली होगी, बट आई डोंट थिंक सो कि पीपल आर क्लियर। और सेगमेंट कह देने से काफी नहीं होता, यू आर सपोज टू सेटिस्फाई। अगेन यू शुड बी नोइंग एग्जैक्टली द थ्योरेटिकल बेस, द थ्योरेटिकल बेस ऑफ सच कॉन्सेप्ट, और फिर आप उसको अप्लाई कर सकोगे किसी भी हवाले के साथ। तो दैट्स व्हाट आई थिंक द कंपनीज आर सपोज टू मेक बिजनेसेस। इसीलिए जो ह्यूज लेवल, एक लार्ज लेवल की जो कंपनीज होती है, इस वजह से वहां 4 लेवल्स आते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फिर फंक्शनल। क्योंकि अब हर एसपीयूज के अंडर अपने अपने डिपार्टमेंट होंगे ना, वो मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, एचआर, और जो स्ट्रैटेजीज वहां बननी है नेचुरली वो आपकी फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। अभी आप देखिएगा जरा, स्ट्रैटेजीज एट डिफरेंट लेवल्स देखें। कॉर्पोरेट लेवल, ऑफिस, उसके नीचे क्या है? एसपीयूज, और एसबीयूज के नीचे अब देखें, जरा गौर से देखिएगा, ये एसपी, ये डिपार्टमेंट इस एसपीयूज बी के हैं प्लीज, ये एसपीयूज ए के नहीं है, इनके अपने डिपार्टमेंट होंगे। ये फाइनेंस इसका नहीं है, फाइनेंस इसका है, ये फाइनेंस सी का नहीं है, मार्केटिंग, ऑपरेशन, पर्सनल। So naturally, this is what that you have to learn this one, ladies and gentlemen, strategies at the different level. So there is a corporate level strategies, there is a business level strategies, and there is a functional level strategies. I hope so you got this concept truly. Please. अभी आप देखिए, आगे बढ़िए थोड़ा सा। This is business एक्टिविटी मीन, एक जरा और एंगल से हमने बात करने की कोशिश की है। देखिए यहाँ लफ्ज स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मीन के आपका वो जो ब्रॉडर डिसीजन आप करते हैं, ये आपकी वाई, जब आप उसको इम्प्लीमेंट, उसको करना कैसे है, वो टैक्टिकल लेवल होता है। दूसरे लफ्जों में अगर मैं कहूँ, कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटेजिक लेवल है, बिजनेस लेवल के ऊपर टैक्टिकल लेवल हो जाता है, और फिर जब हम उसको इम्प्लीमेंटेशन, जहां जहां वो चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो ऑपरेशन लेवल पे चीज़ें चले जाती हैं। तो स्ट्रेटेजिक में वाई, व्हाट का मतलब है टैक्टिकल, और हाउ का मतलब ऑपरेशनल लेवल would be there. This is another angle that we have just like mentioned. Now please, if so far as अगर आप लोगों में कोई क्वेश्चन है, प्लीज you are welcome to ask any question so far, if some clarity is required, please. सर टैक्टिकल को जरा एक्सप्लेन कर दें। देखो बेटा जी, टैक्टिक्स वो टेक्निक जिस वे में आपने उस काम को करना होता है,
अब उसकी बात मैंने ये बात बताई है कि जैसे कि आपकी कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर आपका स्ट्रेटेजिक है, अब नीचे आपका एसपीयूज ए है, बी है, उन्होंने वो काम, वो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है वो टैक्टिकल हो जाएगा, और फिर जो डिपार्टमेंट उसके अंदर ऑपरेशनलाइजेशन स्टार्ट कर देती है। तो टैक्टिकल वो मेथड है जिस मेथड से आप वहां तक जाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने पहाड़ पे जाना है तो पहाड़ आपका गोल है, वो स्ट्रेटेजिक है, लेकिन अब आपने उस पे जाना, क्लाइंब कैसे करना है, आपने ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, या आपने मतलब है कि जी उसमें किस टेक्निक को इस्तेमाल करना है, वो आपकी क्या चीज हो जाएगी, वो टैक्टिकल। टैक्टिकल इज द मेथड which is used in order to acquire or to complete some sort of things. जी जी, any question from Karachi? Karachi वाले नहीं बोल रहे जी at the moment, like Islamabad is involvement is not there, only Lahore is participating at the moment. May I have a voice from Karachi? No, please. Okay. Azim, may I start? जी सर। आप ही कह रहे हैं कि कैरी करें, बाकी लोग तो मेरा ख्याल दे आर ऑल, आई थिंक। और अभी उसामा गुलजार ने भी पार्टिसिपेट किया। उसामा, वेलकम भाई। जी सर। अच्छा, ये लाहौर से बाकी आप लोग जानते हैं कितने लोग हैं वैसे, बाय द वे, लाहौर से? सर एक अजीम है और एक मैं हूँ सर। सर एक और है मेरा फ्रेंड, मेरे ख्याल से वो ऑनलाइन है, यानी वकास। अच्छा, उनको अपना अब मोटिवेट करें जरा क्लास में। यार मेरे साथ नॉइज लेवल बढ़ाओ भाई आप लोग। मुझे कुछ, मैं कोई वो टीचर नहीं हूँ कि मैं रटी रटाई बातें मुझसे नहीं होती, प्लीज, ठीक है? और जिस एरिया में आपने बातें करनी है मेरे साथ कीजिएगा। मैं फाइनेंस के अंदर भी आऊँगा और पीकेएम के अंदर भी आऊँगा और मैं मार्केटिंग के अंदर भी आऊँगा। प्लीज वकास बता रहा था, तो ले सकते। वकास बता रहा था कि आप उसके मुल्तान का बेसिकली आपने उसको बीकॉम में पढ़ाया मुल्तान में, तो वो भी बेसिकली ऑनलाइन नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन वो कल ऑनलाइन था, तो वो बता रहा था, आपकी काफी तारीफ कर रहा था। उसने आपसे लाइव पढ़ा है बीकॉम में। जी, I know there are those students who have got my classes, और I hope so इंशाल्लाह। और हम यहाँ पे भी would try to leave an impression। और असल चीज़ है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ये होती है कि आपका लेक्चर शाइनिंग होना चाहिए, इनरिच होना चाहिए, इन डेप्थ होना चाहिए। और मैं, अगर आप लोग, मेरी क्लास फिजिकल होती तो मैं फिर आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं इंटरेक्ट करता, बताता क्या कैसे है और क्या होना चाहिए, क्योंकि देयर आर सर्टेन बैरियर्स आर देयर समटाइम, अगेन वॉइस क्वालिटी, and I am not knowing the people who is sitting in Karachi, because I always have expectation के कराची के लोग, इस्लामाबाद के लोग हैं, लाहौर के लोग might be more part one, but I think आइए ज़रा सुनिए, हमें भी सुने आप लोग, you can know the difference and likewise is there। तो बात यह है कि जितनी नॉइज लेवल, जितनी पार्टिसिपेशन आप लोग करोगे, the way that you are making your creative questions, that would enhance and rather उससे मेरी अपनी potentialities को बेहतर करने का मौका मिलता है। This is right time that I should have to like satisfy it and rather to more delighted you people on the basis of my knowledge। So anyhow I think with the passage of time हमारी understanding बेहतर होगी। With the passage of ऐसा हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टडीज के अंदर जो मेन चीज वो है आपकी कंफर्टेबिलिटी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस सर से हम लेक्चर ले रहे हैं, ही इज अ कॉम्पिटेंट वन, ही इज एबल टू रिस्पॉन्ड। और मैं अपनी पूरी लाइफ में पहले थोड़ा सा सुन लीजिएगा, मैं एक क्रिएटिव क्लासेस करने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी भी रटालाइजेशन मेरा मोटो नहीं है, और आई एम प्राउड ऑफ टू से दिस वन। I have information, I have a knowledge, or I can talk with you people on any issues with full confidence। जी प्लीज मिस्टर अजीम। सर इस कंफर्टेबिलिटी लेवल के साथ ना हम इंशाल्लाह, आई होप कि हम इसको स्पीड को भी इन्हेंस करेंगे थोड़ा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है इसका और टाइम भी कम है।
तो हम इस कॉन्सेप्ट्स के साथ थोड़ी अपनी स्पीड भी Take इनहेंस time. करेंगे। देखो वो आपके ऊपर वो अभी जो इनिशियल हमारी क्लासेस हैं उसकी वजह ये है कि ये जो चीज़ होगी इंशाल्लाह वो आपकी क्लासेस टोटल हैं कितनी वैसे? सर मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि वो पहले जब लाइव क्लास होती थी तो कम से कम 2 आवर्स की क्लास होती थी। अभी हम वीक में 3 क्लासेस हैं और वो भी 1.5 आवर की हैं, तो सिलेबस बहुत लेकिन ज़्यादा आप है। उसमें नहीं, डोंट वरी अबाउट, इंशाल्लाह दिस इज माय प्रॉमिस विद यू पीपल टू कंप्लीट योर कोर्स। ओके, अच्छा जी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज एज वी नो, ये हम पहले ही बता चुके हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज ऑक्युपाइज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग और कवर्स एक्शन डीलिंग विद ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, acquisition and allocation of resources, and coordination of strategies of various SBUs for optimal performance। अच्छा, आप देखिएगा ये मैंने पिक ऐड की है, ये किसको शो कर रही है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। द रीजन इज दैट एक आपका हेड ऑफिस यहाँ है सपोज, और ये अक्रॉस द आई मीन ग्लोब देयर आर नंबर ऑफ बिजनेसेस, माइट बी आपका एक बिजनेस कंट्री के अंदर देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स आर देयर। तो आप एक ग्रुप की सूरत में या नेस्ले की सूरत में, आईसीआई की सूरत में, तो पूरी जो इसके लिए जो एज ए ब्रॉडर आपने स्ट्रैटेजीज बनानी है माय डियर, दिस वुड बी ए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। अच्छा, आप देखिए जरा यहाँ पे थोड़ा सा जब हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं तो इस पिक को ज़रा देखिएगा। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज को मज़ीद हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, पोर्टफोलियो एनालिसिस स्ट्रैटेजीज और पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज। और डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज होती हैं ग्रोथ, स्टेबिलिटी और रिट्रेंचमेंट। माय डियर, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज में हमने क्या बताया जी? डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, पोर्टफोलियो एनालिसिस स्ट्रैटेजीज, पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज। और डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज फर्दर ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट। हम ये बात कह रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजीज हमारी कौन बनाती हैं? एट द लेवल ऑफ कॉरपोरेट लेवल, ठीक है। और माय डियर, ये हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं, और फिर डायरेक्शनल्स के अंदर ये देखिए कि कंपनीज जो हैं एट द टॉप लेवल ग्रोथ, स्टेबिलिटी और रिट्रेंचमेंट, ये डायरेक्शन का मतलब है कि हेड ऑफिस जो कॉर्पोरेट ऑफिस है कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर, उन्होंने एज ए होल देखना है कि हम ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, या रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या है कि या हम अपने ऑपरेशंस को रिड्यूस करना चाहते हैं। दैट टू बी डिसीजन टू बी मेड बाय द कॉर्पोरेट लेवल। इसी तरह ये जो पोर्टफोलियो एनालिसिस हैं द इंडस्ट्रीज, अब देखो हेड ऑफिस ने, कॉर्पोरेट लेवल ने, उन्होंने फैसला करना है कि इंडस्ट्रीज आर मार्केट इन विच द फर्म कम्पीट्स थ्रू इट्स प्रोडक्ट एंड बिजनेस यूनिट। के मतलब है कि हम किन किन इंडस्ट्रीज में, किन किन बिजनेसेस में हमने बिजनेस स्टार्ट करना है या नहीं करना। और दिस इज बेसिकली कॉल्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस। और ये पोर्टफोलियो एनालिसिस नेचुरली मे बी मेड बाय द हेड ऑफिस। नाउ पेरेंटिंग, जो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग की स्ट्रैटेजीज हैं, ये भी कौन करते हैं? हेड ऑफिस वाले ही। और उसका ये होता है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड ट्रांसफर्स रिसोर्सेज एंड कल्टिवेट्स कैपेबिलिटीज अमंग प्रोडक्ट लाइन एंड बिजनेस यूनिट। ये अब इसकी मैं सिंपल एग्जांपल कहना चाहूँगा। एसबीयूज के जो पेरेंट हैं वो कौन होंगे? कॉर्पोरेट लेवल होंगे, क्योंकि वो आपको आप डिसाइड करते हैं कि अपने एसबीयूज लेवल के ऊपर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हमें डेवलप करनी है, रिसोर्सेज की अरेंजमेंट। जैसे आपने एक रिसोर्सेज हैं और वो आपने कहाँ से परचेज करके उन तमाम एसबीयूज तक पहुँचाने, तो ये पेरेंटिंग इसको स्ट्रैटेजीज कहते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड ट्रांसफर्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कल्टिवेट कैपेबिलिटीज अमंग प्रोडक्ट लाइंस एंड बिजनेस यूनिट के अंदर कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने का काम ये पेरेंटिंग होते हैं। और ये कौन करेंगे? कॉर्पोरेट ऑफिस वाले। तो माय डियर, यू आर सपोज टू बी केप्ट इन माइंड, ये आपका मॉडल, दिस वुड बी हेल्पिंग यू। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज में डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज होती हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस स्ट्रैटेजीज होती हैं, पेरेंटिंग, पेरेंटिंग का काम कोऑर्डिनेशन टू क्रिएट अमंग एसपीयूज लेवल के ऊपर, और उनमें क्वालिटीज़, कैपेबिलिटीज़ को, रिसोर्सेज की अरेंजमेंट वगैरह। और डायरेक्शनल को फिर हम मज़ीद देखते हैं कि वेदर हमने ग्रोथ की तरफ जाना है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, या रिट्रेंचमेंट
ये सॉरी आर काट दीजिएगा, ये आर गलत है, ये रिट्रेंचमेंट होगा जी। तो डू यू हैव सम क्वेश्चन? ठीक हो गया जी ये बात डियर स्टूडेंट्स? जी सर। अच्छा अब देखें डायरेक्शनल के अंदर, ये देखें ग्रोथ स्ट्रेटजीज में मर्जर्स, एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की तरफ जाना, और इनमें वो जो डायरेक्शनल के अंदर है यू नो ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट। growth may be concentrations or like it may be diversification, और कंसेंट्रेशन जो होती है वो वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी, ये हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। और जिसको हम जो वर्टिकल ग्रोथ है वो मज़ीद हमारी एक बैकवर्ड होती है, फॉरवर्ड होती है। एनी हाउ ये डाइवर्सिफिकेशन में कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होती है, कंग्लोमरेट होता है। एनी हाउ ये हमारी वो जो स्टेबिलिटी की है कि हमने पॉज या प्रोसीड विद कॉशन, नो चेंज प्रॉफिट, हमने उसी कंडीशंस के अंदर रहना है। और ये हमारी रिट्रेंचमेंट में टर्न अराउंड, कैप्टिव कंपनीज, सेल आउट, डाइवेस्टमेंट, बैंकरप्सी या लिक्विडेशंस लाइन। तो एनी हाउ ये हमारी स्ट्रैटेजीज वी आर गोइंग टू मेक एट द कॉर्पोरेट लेवल। तो इन फैक्ट ये हमारी कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजीज, आई होप सो कि यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट माय डियर। इस पे कोई, अब हम मूव कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ बिजनेस लेवल। तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज में यू कैन सी, ये इसमें थोड़ा सा एक मिनट, जी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज में, सॉरी ये ओवरलैपिंग थोड़ी सी हो रही है, which have different businesses, each business is treated as strategic business, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ। each business is treated as strategic business unit. The fundamental concept in SBUs is to identify the discrete independent product market segment served by an organization. Since each product market segment has a distinct environment, a SBUs is created for each such segment. मेरा ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। इसको ज़रा देखिए, ये भी वही चीज़ है। SBU strategies is a comprehensive plan providing objectives for SBUs, allocation of resources among functional areas, and coordination between them, making an optimal contribution to the achievement of corporate level objectives. तो दिस इज व्हाट दिस इज। आप स्ट्रेटजी में आप रिसर्च, ग्रोथ, टीम वर्क वगैरह, ये यू आर सपोज टू क्रिएट दिस वन। नाउ फंक्शनल की तरफ हम आ गए। अब फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज माय डियर कहाँ बनेगी? डिपार्टमेंटल लेवल पे। थैंक यू। अच्छा अब आइए, जो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज रिलेट्स टू अ सिंगल फंक्शनल ऑपरेशन। प्लीज, सिंगल फंक्शनल ऑपरेशन, इट मीन मार्केटिंग वाले मार्केटिंग करेंगे, फाइनेंस वाले फाइनेंशियल एक्टिविटीज के ऊपर बात करेंगे, एंड दे आर सपोज टू मेक। HRM is related to make a strategy related to HRM. So an activities involved therein, decisions at this level within the organization are often described as tactical. देखा, ये tactical है कि उसको आपने एग्जीक्यूट करने की तरफ जाना है। और अब आइए ज़रा, चूँकि हमने कहा कि जी बिलो देयर इज ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजीज भी होती हैं, और below the functional level strategies there may be operational level strategies, as each function may be divided divided into several sub functions. Sorry, divided होगा। For example, marketing strategy, a functional strategy can be subdivided into promotion. अब देखो बात यह है कि आपकी एक स्ट्रैटेजी ओवरऑल है मार्केटिंग की, उसके अंदर आपने प्रमोशनल एक्टिविटीज, डिजाइनिंग एक्टिविटीज, जब आप डिजाइनिंग कर रहे होंगे, जब आप प्रमोशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोडक्ट्स, उसकी प्राइसिंग और उसको कैसे करना है, ये आपकी क्या है, दिस इज ऑपरेशनल, हाउ यू हैव टू डन। तो एंड सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी विद ईच सब फंक्शन। तो देखा, एक फंक्शन के अंदर जब एक सब फंक्शन को ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो माय डियर ऑपरेशनल बन जाएगी।
So this is the difference which we are intended to talk with you people. So that is the functional level strategies हैं. और अभी हमने इसमें क्या एक और explanation है कि functional level strategies deal with a relatively restricted plan providing objectives for a specific function, allocation of resources among different operations within the functional area, and coordination between them of optimal contribution to the achievement of SBUs and corporate level objectives. सो दिस इज वो जो आपने हमने पेरेंटिंग की बात की थी, ये उसके हवाले से कुछ एक स्लाइड है और दैट इज आप देखें ये पेरेंटिंग में 3 एनालिटिकल स्टेप्स, ये वही बात की गई है कि इनका मकसद क्या होता है कि आपने एस्टिमेट ईच बिजनेस यूनिट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक फैक्टर में आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक्सप्लिसिटली रीऑर्गेनाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन, और ये आपका वो पेरेंटिंग का इशू है। और दिस इज द व्हाट अबाउट द लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज आई थिंक। तो इसको अगर हम डियर स्टूडेंट्स अगर हम सम अप करने की कोशिश करें, आज का जो टॉपिक है वो ये था कि जी हमारा जो स्ट्रेटजीज के लेवल हैं वो 4 और 3 लेवल्स, ह्यूज बिजनेस में 4 और स्मॉल बिजनेस में माइट बी 3। जी जी जेंटलमैन प्लीज। सर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस समझा देंगे दोबारा? देखिए ऐसा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब यह है कि हम जो पेरेंटिंग के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे जो मटेरियल की या हमारी फर्ज करें कि कोऑर्डिनेशन हमने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करनी है तमाम लोगों के दरमियान। अब उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना ये हेड ऑफिस का काम है, और हेड ऑफिस चाहता है कि हमारा ट्रेनिंग और सिस्टम इस तरह का हो जाए कि जिसके अंदर तमाम एसबीयूज और उनके तमाम लोग वो उस तरीके के मुताबिक वो करें। लिहाजा वो ऐसी अरेंजमेंट करेंगे ताकि हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ सब लोगों के लिए ऐसी हो जाएं। और ये जो आप सेंटर फॉर एक्सीलेंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि ट्रेनिंग फॉर एवरीवन, ये काम कौन करेगा? हेड ऑफिस, उसके लिए एलोकेशन ऑफ फंड्स। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जैसे रिसोर्सेज आपने मटेरियल परचेज करना है तो आप मटेरियल की परचेज आप सब अपने एसपीयूज के लिए एक जगह ही कर रहे हैं ताकि एक रिफाइंड अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हमें मिलके वो दुनिया के 5-6 ममालिक में अगर जाना है उसकी परचेज बजाय कि आप एक मुल्क में एक जगह कर रहे हैं दूसरे जगह कर रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी डिफरेंस। सो दैट्स व्हाई आप मटेरियल अच्छा क्वालिटी वाला सस्ता लेने के लिए आप एक जगह से बाय करते हो और देन यू डिस्ट्रीब्यूट टू योर होल बिजनेसेस लाइक। तो ये क्या है ताकि हमारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मेंटेन हो सके। जी ठीक है सर। जी प्लीज। नाउ दिस इज टाइम, आज का हमने जो डिस्कशंस की है और इसके ऊपर अब आई हैव अ टाइम और आई एम सपोज टू टेक योर क्वेश्चंस एंड टू रिस्पॉन्ड यू पीपल। प्लीज सजाद महमूद, सजाद please Sajad, you are supposed to ask your question. सजाद चले, असीम कोई आप सवाल करो बेटा। एक्सक्यूज मी, अजीम। Karachi students are supposed to talk. जी अजीम, जी प्लीज। अजीम, अजीम प्लीज, you can speak please. Excuse me. प्लीज जी सर पोर्टफोलियो एनालिसिस बता देंगे? देखिए बेटा एक बात, बल्कि पोर्टफोलियो एनालिसिस पे सुनिएगा। एक्चुअली होता पता क्या है, जब
आप बल्कि जैसे ही लफ्ज़ पोर्टफोलियो का आता है तो माइंड में डाइवर्सिफिकेशन को जहन में लेके आए। और ठीक है सर। पोर्टफोलियो पे एक स्लोगन मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये बेसिकली बातें तो फाइनेंस की हैं कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। अपने अंडे जी एक ही बास्केट में मत रखिए। द रीज़न, चूंकि अगर वो बच गए तो मैक्सिमम प्रॉफिट, और अगर वो टूट गए तो देर इज अ चांस दैट ऑल एग्स में बी ब्रोकन, सारे अंडे टूट सकते हैं। लिहाजा मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस दोनों एक्सट्रीम चीज़ें हैं, और जी दोनों एक्सट्रीम चीज़ें बिजनेस के अंदर हम एक्सेप्ट नहीं करते। दैट्स व्हाट आई थिंक। वो कहते हैं जी कि आप पुट योर ऑल एग्स इन डिफरेंट बास्केट। तो अगर आप अपने वो अंडे जो 20 अंडे हैं या 12 अंडे हैं, वो चार चार करके तीन अगर आप प्लेट्स में रख लोगे तो ये आपके पोर्टफोलियो बन गए। अब अगर एक 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 प्लेट अगर गिरती है तो वो तीन चार अंडे तो टूट गए, बट आई थिंक रेस्ट ऑफ अंडे बच गए। ये है वो जी कॉन्सेप्ट जो पोर्टफोलियो एनालिसिस है। अच्छा, अब देखिए माय डियर, देखो मैं आपके पास आपका नेम उसामा है ना जी? जी 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 उसामा। उसामा, अगर आपके पास लेट से 10 मिलियन रुपीस हैं, तो अगर आप अपने 10 मिलियन एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर दोगे तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। जी ठीक है? सर। बस उसको मैं एडवाइस करूंगा कि उसामा प्लीज़ ट्राई टू इन्वेस्ट योर 10 मिलियन रुपीज़ इन डिफरेंट एरिया, इन डिफरेंट सेक्टर। आप उनमें से 2 मिलियन आप टेक्सटाइल में, 2 मिलियन शुगर में, 2 मिलियन बैंक साइड पे आप इन्वेस्ट कर देते हो, तो ये आपके पोर्टफोलियो बन गए। तो यहाँ माय डियर, पोर्टफोलियो से मतलब प्रोडक्ट भी हो सकती है। जब कंपनी एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट बनाती है तो ये पोर्टफोलियो बन गया। ठीक है? इसी तरह जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो डिफरेंट सेक्टर में जो अब आपने इन्वेस्टमेंट किया माय डियर, वो पोर्टफोलियो। अच्छा, आप देखें पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात हम कर रहे हैं हेड ऑफिस वाले, ये वो जो आप उनके जो बिजनेसेस हैं वो बेसिकली पोर्टफोलियो बन गए। आप देखें नेस्ले की बात करेंगे तो नेस्ले आ गया मिनरल वाटर में, कैंडीज में, पेट प्रोडक्ट्स हैं, उसकी फूड है। इसी तरह आईसीआई की अगर आप बात करें तो आईसीआई तो भाई केमिकल में भी डील करता है, आईसीआई तो फार्मास्यूटिकल में भी डील करता है, आईसीआई तो आई मीन पेस्टिसाइड में भी डील करता है, पेंट में भी डील करता है। अब ये उनके जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं, ये उनके क्या बन गए? पोर्टफोलियो। अच्छा, अब आपने पोर्टफोलियो को एनालिसिस करना है। अब मैं आता हूँ बात मार्केटिंग के हवाले से। तो देखा, मार्केटिंग में आप लोगों ने यू माइट हैव स्टडीड बीसीजी मैट्रिक्स। तो बीसीजी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो है, उसने कहा कि जी अगर आपकी 5, 4, 5, 6, 7 बिजनेसेस हैं, आप उनको एनालिसिस कर रहे हैं, यदि इनमें स्टार कौन है, क्वेश्चन मार्क, तो माय डियर वो जो नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस, नंबर ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट जो आपकी होती हैं, उसको हम पोर्टफोलियो, और उस पोर्टफोलियो के एनालिसिस को हम पोर्टफोलियो एनालिसिस कहते हैं। क्लियर? जी सर, थैंक यू सो मच। ठीक है ना जी? तो मतलब है कि जी अब मंशा ग्रुप है, मंशा ग्रुप बैंकिंग सेक्टर में है, शुगर में है, पावर प्लांट्स में है, टेक्सटाइल में, ये उनके क्या बन गए? पोर्टफोलियोज। अब वो पोर्टफोलियो उनका जी। एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा बिजनेस स्टार है, कौन सा क्वेश्चन मार्क है, कौन सा कैश काउ है, कौन सा डॉग्स है। क्योंकि फिर इसकी बेस के ऊपर उन्होंने फैसला करना होता है कि किसको रिट्रेंच किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, सेल आउट किया जाए, किसको ग्रोथ की तरफ लेके जाया जाए, एंड सो ऑन। बट दिस सॉर्ट ऑफ एनालिसिस माय डियर इज कॉल्ड portfolio analysis, and that's the way portfolio analysis is also done by the head office, and this is the corporate level strategy का एक हिस्सा है। I already have mentioned there are three things: directional strategies, so portfolio analysis, and there is parenting पेरेंटिंग जी। strategy। जी प्लीज। एंड सर फिर इसमें क्या नाम है, फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट है सर सेगमेंट रिपोर्टिंग का, वो पोर्टफोलियो एनालिसिस में ही आएगा ना फिर? देखो माय डियर, पहली बात है कि जब आप सेगमेंट की बात करेंगे ना, देखो सेगमेंट रिपोर्टिंग एक अब वो बड़ी वास्ट वैरायटी है। अगर तो आप वो इंडिपेंडेंट हैं, सेपरेट बिजनेसेस हैं, सेपरेट प्रोडक्ट हैं, तो आप उनको सेगमेंट कह लो, पोर्टफोलियो कह लो, आप जो वट एवर द आई मीन लाइक आप नेम देना चाहें आप उसको कह सकते हैं। तो मतलब है कि आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट जो नेचर्स ऑफ बिजनेसेस हैं, वो उसको मैंने कहा है पोर्टफोलियो। और उसके पीछे मैंने एक लॉजिक बताने की कोशिश किया कि पीछे आइडिया है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, बिकॉज दैट
लीड्स टुवर्ड्स एक्सट्रीम रिस्क। और एक्सट्रीम रिस्क को ख़त्म करने का तरीका यह है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट साइड पे रखो। वो जो डिफरेंट साइड पे जो आपने सेक्टर बना दिए, पॉकेट्स बना दी, आप हर पॉकेट्स को आप पोर्टफोलियो कह रहे हैं, और नंबर ऑफ पॉकेट्स आपकी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपकी पोर्टफोलियोज बन गए। बस मैंने ये बात कही है, ठीक है। और उसको आप सेगमेंट भी कह सकते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू। जी जी प्लीज। अजीम। सर हम व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे आ सकते हैं? कैसे आ सकते हैं? यू गेट माय मोबाइल नंबर और मुझे आप उसमें नंबर सेंड करो, मैं उसमें ऐड कर लूँगा। सर मैंने आपको मैसेज किया, फिर हम ऐड कर दीजिएगा मुझे। व्हाट इज योर नेम? सज्जाद महमूद। सज्जाद। सज्जाद, यू आर फ्रॉम लाहौर कैंपस। Lahore campus. So you have not participated yet and have not made any question so far. सर मेरा Your माइक का teachers. मसला था, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा। मैंने और हैंड भी आप, रेस किया था, लेकिन वो फिर लीव करके दोबारा मैंने कनेक्ट किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहरहाल जी, सज्जाद, अपनी पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं, क्योंकि लर्निंग ये होगी असल में। अभी जैसे उसामा है मेड अ क्वेश्चन, मेरा ख्याल है मैंने उनको बताया है पोर्टफोलियो की। उसामा, आपको रीजन बता दी है ना सारी की सारी। मैंने फाइनेंस के साथ भी टच किया है, मार्केटिंग के साथ भी टच किया है, और आपको बताया है। आई होप सो। ये है असल डिस्कशन। अभी जो अजीम कह रहे थे ना, हमारा सिलेबस, आपको इंशाल्लाह सिलेबस की डिटेल के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो डाइजेस्ट होनी चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक है। असल चीज़ ये नहीं है कि यस मैं आज आपको पता चले जी हमने 10 टॉपिक पढ़ लिए, 5 टॉपिक पढ़ लिए, और 5 टॉपिक की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आई डोंट थिंक सो। और ये डिस्कशंस को आप गौर से सुने मेरी, इंशाल्लाह यू विल बी क्वालिफाइंग योर एग्जाम। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर माइक अनम्यूट हो जाता है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अनम्यूट नहीं होता जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे। और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आप रिस्पॉन्ड करते हैं लेकिन वो आपको रिप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनका माइक म्यूट है। अच्छा, तो वो माइक म्यूट करता कौन है? सर वो माइक म्यूट हम लोग खुद ही करते हैं अगर कोई नॉइज होती है ताकि और कोई डिस्टर्ब ना हो। लाइक अजान अगर किसी के पास हो रही है उसको वो अजान की वजह से माइक म्यूट करता है कि मेरी वजह से बाकी क्लास को डिस्टर्बेंस ना हो, तो वो बाद में अनम्यूट नहीं हो सकता जब तक आप उसे अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा 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 अच्छा। तो That's इस वजह सेम से इसी तरह आप से मेरा था। इसी वजह से सर वो आप जब पूछते हैं कोई क्वेश्चन तो वो अगले बंदे का माइक म्यूट होता है तो वो आपको जवाब अच्छा नहीं नहीं, वो ऐसा था, मेरा ख्याल है मैंने अभी जब क्लास स्टार्ट होने से कल मैंने परसों हेड ऑफिस वालों से बात की। माइट मेरी एक टेंडेंसी है कि मैं इंटरेक्टिव क्लासेस करने का कायल हूं, जी ठीक है ना जी जी। अच्छा, मैं वो नहीं है कि जी मैंने शुरू हुआ बोलता जा रहा हूँ बोलता जा रहा हूँ। मुझे तो भी बड़ी परेशानी होती है कि अगर मेरा स्टूडेंट मुझे सवाल ना करे तब भी परेशानी है, और अगर वो उसे करेगा तो मैं सेटिस्फाई तब होता हूँ कि जब वंस आई एम गोइंग टू आर। और मुझे अब जी जैसे कि आज उसामा है पार्टिसिपेटेड, अजीम माशाल्लाह उसको पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। सजाद भी अब आ गए हैं। अभी मुझे थोड़ा सा, मैं आई वॉज वरीड लाइक कि कराची कैंपस इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, Islamabad campus is not participating. Why? What is the reason like? चूंकि सर मुझे दिस इज द क्लासेस मेन रीजन। में, हाँ हाँ ठीक है, एक्चुअली मुझे सर आप मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा था। गुड नेम प्लीज। सोनिया खान फ्रॉम लाहौर। फ्रॉम लाहौर। ओके, इंशाल्लाह ये मुझे आप कन्वे करें और सर अभी मैं, पेरेंटिंग स्ट्रेटजी आप कर रहे थे तो वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने दोबारा कनेक्ट किया तो फिर वो ये वाला इशू अच्छा आया। अच्छा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो इश्यूज हैं, बहरहाल इंशाल्लाह अभी जो हमारी मजीद जब क्लासेस कुछ चलेंगी, एनी हाउ जो भी हैं आपके इश्यूज मुझे बताइए प्लीज़। और मेरी प्लेयर ये होगी कि मैं आप लोगों के साथ और हम एक टीम बेस्ड काम करें प्लीज़। आज की जो मॉडर्न टीचिंग है ये नहीं है बेटा जी कि मैं बोलता रहूँ, हम सब ने बोलना है। कुछ चीज़ें मुझे आती हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों को आती हैं, ठीक है। और वो डिस्कशंस के साथ हमने इसको लेके चलना है। आप आई एम अ डिफरेंट टीचर, और मैं वो रवायती टीचर नहीं हूँ। आई डोंट लाइक टू बिकम द ट्रेडिशनल टीचर। आई हेट विद सच सॉर्ट ऑफ फॉर्मिंग थिंग्स लाइक। एनी हाउ,
हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल फ्यूचर में बेहतर होगा। ये जो चीज़ आपने बताई है ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको, आप जैसे ही म्यूट वाला इशू होता है तो मुझे कोई मैसेज सेंड कर दिया करें कि हाँ जी वी हैव बीन म्यूटेड। सो व्हाट्सएप में अगर मैसेज सेंड कर दें तो वो सूटेबल होगा आपके लिए? वैसे तो पता फिर वो बार बार उसको मैसेज को देखना करना वो जरा मुश्किल, ऐसा नहीं होता कि ये स्क्रीन पे मुझे कोई विजिबल हो जाए? सर ये आपको मैं आपको हेड क्वेश्चन कर रहा ऑफिस था से- लेकिन आप शायद आपको रीड नहीं हो रहे थे। नहीं, मुझे हैंड रेजिंग की समझ अब वहाँ आया है कि जी 2 स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड, लेकिन अब मैं जब आगे से बोल रहा था ओके ओके मिस्टर अजीम सो प्लीज डू योर क्वेश्चन आगे सर से वो question। उसका माइक अनम्यूट था ना, इसलिए वो आप वो बोल हाँ। भी रहा हो तो आपको आवाज नहीं आएगी उसकी। नहीं, उसका हम सर सोल्यूशन इसमें कैसे क्वेश्चन करें? आंसर सेक्शन है, उसमें आप देखा करें। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है ठीक है। तो वो अब अच्छा इसका म्यूट का इसका मतलब वंस म्यूट होगा तो मैं ही उसे ओपन कर सकता हूँ? जी सर, ठीक है। आप ही अभी उसे अनम्यूट करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अजीम, अभी अजीम का आ रहा है जी, अजीम इज रेजिंग हैंड। अजीम साहब बोलिए प्लीज। सर वो उसको अनम्यूट करेंगे फिर वो बोल सकेगा। तो ये उमर जरा इधर आइएगा। उमर ये अनम्यूट जरा करें जरा, कैसे होगा ये? कोई किसी एक स्टूडेंट है उसे अजीम को। जी सर। ये जी। अब हो गया सर उसका अनम्यूट। हाँ चलें, ओके ओके ठीक है, ओके। हाँ जी जी अजीम, कुछ डू यू लाइक टू आस्क? हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा था ये जो हम सारा अभी पढ़ रहे हैं सिलेबस, और ये जितना भी हमने स्टडी किया अभी तक स्लाइड्स की हैं, ये हम सिलेबस के मुताबिक कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा पेपर पैटर्न है वो सेक्शन ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी है। तो उस हवाले से मैं जरा थोड़ा सा आपसे बेटा पूछना। जी अगर आप पहले देखें, पहले आपका वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उसकी, और फिर करैक्टरिस्टिक्स है नीचे अगर आप सिलेबस देखेंगे, और उसके नीचे फिर आपको लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज की बात होगी। तो ये हम उसी के मुताबिक हम जो सेक्शन हमारा पार्ट ए है, सेक्शन पार्ट ए, ये हम ए को स्टार्ट करेंगे, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, फिर ई को, जो भी है उसमें उस तरीके के मुताबिक हम जाएंगे। तो we are दूसरा सर, ये अगर अगर किसी का अनम्यूट हो जाए, म्यूट हो जाए और अनम्यूट होना, तो वो रेज हैंड करे तो आकर वो आगे से आपको आंसर ना करे तो आप फिर खुद ही समझ लेंगे कि उसका जो है ना म्यूट हो गया। बल्कि मेरी बात सुनिए, वो अब हम नेक्स्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग भी यही होगी कि जैसे ही म्यूट होता है तो वो स्टूडेंट हमें यहाँ रेज हैंड करेगा, मुझे पता चल जाएगा कि रेजिंग हैंड का मतलब है कि देयर इज अ प्रॉब्लम। जी सर। ठीक हो गया जी? जी तो सर। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा ख्याल दिस इज टाइम टू से यू गुड बाय एंड टू सी ऑफ टिल द नेक्स्ट आई मीन क्लास। सो होपिंग आज ये आपको स्लाइड्स आ गई हैं, अगली स्लाइड्स आप लोगों को मिल जाए। ये मेरी बात सुनिए, ये स्लाइड्स बनाना माय डियर बड़ा हेल ऑफ जॉब है आप तक जो आ रही हैं चीजें, इसको अपने पास रखें, डिस्कशन करें। और अगेन मैं आप लोगों को आई विल बी वेरी कोऑपरेटिव इन अ सेंस, क्वेश्चन करना आपका काम है। Inshallah, I would try my level best to reply you people like. Okay? थैंक यू सो मच सर। Okay, see you next. Thank you. Khuda Hafiz. बाय, अल्लाह हाफिज़ सर। Khuda Hafiz. Umar?